नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं एनालाइजर के पॉलिटी वीडियो क्लास के, जिसमें आप शिक्षक भर्ती कला संकाय के वीडियो नंबर 3 आप देख रहे हैं। शासन का स्वरूप जिसमें आप देखने वाले हैं, अर्थात हमारा संविधान हमारे शासन को किस रूप में देखना चाहता है, क्योंकि यहाँ शासन का स्वयं का रूप कैसा हो, हमारे खुद के भारत के शासन का स्वयं का रूप कैसा हो, आइए उसी को हम जानते हैं इस क्लास में। शासन का स्वरूप जो कि हमारे प्रस्तावना में क्लियरली मेंशन है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा देखना चाहते हैं। भारत के शासन को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देखना चाहते हैं, समाजवादी देखना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष देखना चाहते हैं, लोकतंत्रात्मक देखना चाहते हैं और गणतंत्रात्मक देखना चाहते हैं। तो ये जो बिंदु है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य इस स्वरूप में हम देखना चाहते हैं, उसी का ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। कि उद्देशिका प्रियम्बल प्रस्तावना में जब पढ़ते हैं संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तो अपने देश को हम कैसा बनाना चाहते हैं, यही बिंदुओं के आधार पर हम बनाना चाहते हैं। तो आइए, यही हमारे शासन का स्वरूप होगा कि हमारे देश का शासन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, अर्थात बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के होगा। कि हमारे देश में कोई कार्य करना है तो हमको किसी विदेशी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कैसा होगा हमारे यहाँ का शासन, पूंजीवादी की समाजवादी, तो समाजवादी शासन होगा। इसके तहत ही सरकार भले टैक्स अमीरों से ले, सभी से ले, मगर उससे गरीबों के लिए फ्री की योजनाएं चलाए, सड़क और परिवहन वगैरह का निर्माण करवाए। पंथ निरपेक्ष होगा अर्थात किसी भी पंथ के ना विरोध में होगा ना समर्थन में, सभी पंथ को लेकर के एकदम न्यूट्रल होगा। लोकतंत्रात्मक अर्थात लोगों के द्वारा यहाँ पे तंत्र बनाए जाएंगे, सिस्टम बनाए जाएंगे, इसमें लोगों का कंट्रोल रहे पूरा। इसलिए सरकार हमारे यहाँ का व्यक्ति, हमारे देश के लोग ही तो चुनते हैं। हमारे लोग आ गए हैं तो लोग का मतलब होता है लोगों के कल्याण के लिए बना हुआ तंत्र। और गणतंत्र का मतलब है जिस देश का सबसे बड़ा पद दोस्तों राजा के अर्थात वंशानुगत ना हो, व्यक्तियों के द्वारा चुना हुआ हो, वही होता है गणतंत्र। देश का सबसे बड़ा पद व्यक्तियों के द्वारा चुना जाए तो गणतंत्र कहलाता है। तो इन सभी को हम देखते हैं, आइए अपने आज की क्लास में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो आज पहला शब्द है उसको अच्छे से समझ लीजिए कि आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता खुद के पास हो। हमारे देश के चाहे आंतरिक मामले हो चाहे बाह्य निर्णय हो, हम वो निर्णय लेने के लिए खुद में सक्षम है, संपन्न है। हमको किसी बाहरी देश की सलाह की आवश्यकता नहीं है, कोई बाहरी देश हमें ऑर्डर नहीं दे सकता। उसे कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवाद क्या है, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो अब आते हैं सेकंड शब्द समाजवाद पे। समाजवाद का मतलब क्या है, तो आइए उसको अच्छे से समझ लीजिए। समाजवाद समानता पर आधारित दर्शन है। किस पे? समानता पे। कि सरकार सभी को समान करना चाहती है। जो अमीर व्यक्ति है उससे पैसा लेती है टैक्स के रूप में, और नीचे गरीबों को देकर उसको थोड़ा सा और ऊपर करती है। ऊपर क्यों करती है? क्योंकि एक व्यक्ति ऊपर एक व्यक्ति नीचे, इसको पैसा देकर थोड़ा और ऊपर किया, थोड़ा और ऊपर किया, थोड़ा और ऊपर किया, थोड़ा और ऊपर, तब जाके तो दोनों समान होंगे। इसलिए हमारे देश में कैसा है कि पैसा जो कमा रहे हैं उनसे टैक्स वसूलिए, और जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको समान करने के लिए उनके लिए फ्री की योजनाएं चलाइए, उनको आरक्षण दीजिए, जो भी चीज़ करना कीजिए, मगर समाज को बराबर समानता के स्तर पर लेकर आइए। समाज के सभी वर्गों को समान कर दीजिए, और समान करने के लिए आपको जो टूल उपयोग कर रहा है वो सब कीजिए। तो इसलिए समानता मेन की पॉइंट है। यह समाजवाद सभी के साथ समानता की बात करता है, अर्थात कोई अमीर या गरीब नहीं होगा। इसलिए बताइए, क्या हमारा सरकार या हमारी सरकार कोई अगर मर्डर करता है तो ये देखता है कि अमीर है तो इसको कम सजा दो, गरीब है तो ज़्यादा तो नहीं। सबके लिए भैया हमारे समाज में एक जैसा ही न्याय है। यस, सभी समान होंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, सबके लिए समान न्याय है। समाजवाद को दो भागों में बांटा जा सकता है। इस समाजवाद को आप देखिए, इसके दो रूप आप समझेंगे। पहला है साम्यवादी समाज। ऐसा समाज आप सोचिए जहाँ सरकार सभी चीज़ों पे खुद का ही नियंत्रण रखे, सब चीज़ पे खुद ही कंट्रोल करना चाहे, थोड़ा सा भी किसी को भी ढील ना दे। मतलब जितना भी हमारे देश में संसाधन है, वस्तु है, हर एक चीज़ खुद निर्माण कर रहा है, खुद बेच रहा है, खुद ही उससे पैसा कमा रहा है, खुद ही उससे लाभ कमा रहा है, उसी पैसे से सबके लिए काम करा रहा है। मतलब जहाँ हर एक चीज़ सरकार के नियंत्रण में हो पूर्ण रूप से, गवर्नमेंट के नियंत्रण में हो पूर्ण रूप से, हो जाता है आपका साम्यवादी समाज, जैसा कि चाइना का रूप आप देखते हैं। यह सभी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की वकालत करता है, अर्थात निजी संपत्ति के उन्मूलन की। निजी संपत्ति टाइप का कोई चीज़ नहीं है, जो है वो हमारे देश का सरकारी है, सभी समाज का है, सभी नागरिक का है, अर्थात हर एक चीज़ पब्लिक सर्विस की तरह है। ठीक है।
कि हमारा जितना भी बस चलेगा सब गवर्नमेंट का चलेगा, क्योंकि सब पब्लिक को समान अधिकार है उसमें। जितना भी एयरपोर्ट होगा सब उसमें कोई प्राइवेट जेट नहीं उड़ेगा, सब गवर्नमेंट का प्लेन उड़ेगा, सब गवर्नमेंट का ट्रेन चलेगा, सब गवर्नमेंट का बस चलेगा। हर एक चीज़ में गवर्नमेंट का नियंत्रण आपको देखने मिलेगा। और वहीं एक तरीके से समाजवाद का दूसरा रूप लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें हम भारत को अपना देखते हैं। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत करता है लोकतांत्रिक समाजवाद, इसलिए भारत में आप मिश्रित अर्थव्यवस्था देखते हैं। अर्थात यह आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीयकरण भी करता है तथा साथ ही पूंजीकरण को भी स्वीकार करता है। जैसा कि हमारा भारत, हमारे यहाँ बस चलाना है, सिर्फ सरकारी बस ही क्यों चलेंगे सिटी में, प्राइवेट बस आपको चलाना है चलाइए, जनता को फायदा मिलना चाहिए बस। आपको सरकारी चलाना चलाइए, प्राइवेट चलाना चलाइए, आपको जो करना है, जेट उड़ाना, सरकारी वायुयान उड़ रहा है, आपको प्राइवेट उड़ाना है उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात इसमें कुछ कुछ चीज़ों पे तो सरकार अपना नियंत्रण रखती है, मगर बहुत सारी चीज़ों पे पूंजीवादियों को, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ने का मौका देती है, या कि हमारे देश का जो टैलेंट है, जो अपने दम पे और बड़ा बन सकता है, वह रुक ना जाए, दब ना जाए, कुचला ना जाए। साथ ही पूंजीकरण को स्वीकार करता है। भारतीय समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। अर्थात भारतीय समाज कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो गांधीवादी समाजवाद की ओर झुका हुआ है। तो गांधी जी कहते थे कि अमीरों, आप जितना पैसा कमाना है कमाइए। सिर्फ गांधी जी बोलते थे कि सरकार को अमीरों को आगे बढ़ने का पूरा मौका देना चाहिए, पूरा सपोर्ट करना चाहिए, पूरा संसाधन देना चाहिए कि आपको जितना आगे बढ़ना है बढ़ो 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 बढ़ो। मगर अमीरों, जब तुम अमीर हो जाओ, जब तुम्हारे पैसा आ जाए, तो उस पैसे से याद करो जितनी तुम्हारी आवश्यकता है अपने पास रखो, उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा है वो अपने नीचे तबके के वर्ग के लोगों में बांट दो। यही था गांधीवादी समाज। वो बोलते थे कि जो अमीर लोग हैं उनके पास जितनी उनकी आवश्यकता उतना ही पैसा रखिए, बाकी जितना आप एक्स्ट्रा कमाए हैं उसको अपने नीचे के तबके वर्गों में बांटिए, नीचे के तबके वर्गों को ऊपर उठाने में आप उस चीज़ को खर्च कीजिए। इसलिए आप देखते हैं टाटा ट्रस्ट, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सब के सब इसी विचारधारा पर चलते हैं, गांधीवादी समाजवाद पे। इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट का डोनेशन देते हैं। ठीक है, यस। आइए, तो भारत में समझ में आ गया आपको। उदारवाद और पूंजीवाद, विश्व में दो दर्शन मुख्यतः प्रचलित हैं, उदारवाद और समाजवाद। उदारवाद और पूंजीवाद लिखा है, छोड़ दीजिए, कोई मतलब का नहीं, कुछ गड़बड़ उसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षक और सहायक शिक्षक के एग्जाम में दोस्तों एकदम आपको जो क्वेश्चन होते हैं पूछे ही जाएंगे और देखने मिलेगा ही। ठीक, वो सब जो पीछे पढ़ा है उससे क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में देखने मिलेगा ही। आइए, और सिर्फ इसी में ही कहा है, जहां भी संविधान है आपको उसका क्वेश्चन देखने मिलेगा संविधान के इस जगह से। पूंजीवाद हस्तक्षेप, देखिए पूंजीवाद अहस्तक्षेप की नीति, लेसेस फेयर पॉलिसी, अर्थात राज्य एक पुलिस राज्य की तरह व्यवहार करता है। तो ये पूछ सकता है कि लेसेस फेयर पॉलिसी में राज्य किसकी तरह व्यवहार करता है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया ये राज्य क्या है, तो राज्य जिसका निश्चित भूभाग हो, उस पर जनसंख्या निवास करती है, उसका सरकार हो, सरकार संप्रभु हो, तभी वो कोई राज्य कहलाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का निश्चित भूभाग है, उस पर जनसंख्या निवास करती है, वहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार भी और संप्रभु सरकार है, तो हमारा छत्तीसगढ़ एक राज्य है ना। यस दोस्तों, जो राज्य हो तो ये पूछता है कि पूंजीवाद हस्तक्षेप की नीति क्या है या लेसेस फेयर पॉलिसी क्या कहती है, तो आप बोलेंगे इसमें राज्य एक पुलिस राज्य की तरह व्यवहार करता है। बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ मत ध्यान रखिए, एकदम कम कम चीज़ों को दिमाग में डालिए बस। जो व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट प्रदान करता है, यह राज्य दो मुख्य कार्य करता है। जैसे कि अगर आपके राज्य में पुलिस व्यवस्था है तो क्या पुलिस व्यवस्था आपको अपने काम को करने में रोकती है? नहीं। अगर आपका काम इलीगल नहीं है तो पुलिस क्या करती है, आप रोड पे चल के जा रहे हैं, रोड वापस ऑफिस अपने घर आ रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उसकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करता है कौन? पुलिस व्यवस्था। तो यही बोल रहा है कि जो अहस्तक्षेप की नीति है वो उसी तरीके से होती है कि आपको अपने काम करने, आने जाने, हर एक चीज़ के लिए आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसलिए अहस्तक्षेप है। यही है दोस्तों पूंजीवाद, पूंजीवाद अहस्तक्षेप। ठीक है, कि नीति लेसेस फेयर पॉलिसी, तो व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तथा स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने की छूट प्रदान करता है। यह राज्य दो मुख्य कार्य करता है। क्या करता है वैसा राज्य? आंतरिक सुरक्षा देगा आपको, है ना, कि आप ऑफिस आना जाना कर रहे हैं डेली, आप घर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से घर आ रहे हैं, आप घर से कहीं और बाहर गए तो आपके घर की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा भैया वो कौन कर रहा है? आंतरिक सुरक्षा आपका राज्य करता है, आपका सरकार करता है। इसलिए जब चोरी होती है, मर्डर होती है, लूटपाट होती है, तब किसके पास जाते हैं कंप्लेंट लिखाने? पुलिस के पास, क्योंकि वही आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है,
तो आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है कौन? पूंजीवाद हस्तक्षेप की नीति। और बाह्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है कि हम बाहरी किसी अन्य देश को अपने देश पर आक्रमण नहीं करने देंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है? तो पूंजीवाद हस्तक्षेप की नीति या लेसेस फेयर पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप हमारे देश के नागरिक हैं और आप अगर पूंजीवादी हैं तो आप जाइए, आपके जितना टैलेंट है ना उतना आप आगे बढ़िए। आप अपने घर से ऑफिस जाइए, ऑफिस से घर आइए, देश में जितना आपको विकास काम करना, अपना काम निर्बाध रूप से आप काम कीजिए। और आप बोलेंगे भाई मेरे काम की सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, मुझे कोई मार के लूट ले, पाट ले, छीन ले, झपट ले, तो वो सारी आंतरिक सुरक्षा हम देंगे। और कहीं आपको देख करके कोई बाहर से कोई आक्रमण ना कर दे तो हम बाह्य सुरक्षा भी आपको हम ही देंगे। अर्थात ये आंतरिक और बाह्य सुरक्षा बस देने का कार्य करती है। बाकी आपका सारा काम आप खुद कीजिए, जितना आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़िए, सरकार को तो सिर्फ टैक्स दे दीजिए। आइए, तो क्वेश्चन है भारतीय समाजवाद कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाता है? तो भारतीय समाजवाद कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? नहीं। समाजवादी अर्थव्यवस्था? यस। कि मिश्रित अर्थव्यवस्था? यस। कि उदारवादी अर्थव्यवस्था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपनाता है मेरे दोस्त मिश्रित अर्थव्यवस्था को। आपने पीछे पढ़ा था ना? यस। और इसी की जगह अगर लिख दे लोकतांत्रिक समाजवाद को तो भी सही है, क्योंकि आप पीछे मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें पढ़े थे? लोकतांत्रिक समाजवाद में। तो भारतीय समाजवाद कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाता है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाता है। और लोकतांत्रिक समाजवाद ही आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक समाजवाद ही आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। ठीक, तो भारतीय समाज कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको देखने मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों शिक्षक सह शिक्षक भर्ती की परीक्षा में ये PYQ रहा हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और आप समझे कि कहाँ से आया था? यस। तो उस समय अगर आप ये क्लास पढ़ चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बनता डेफिनेटली श्योर है। समाजवाद के संदर्भ में सही कथन नहीं है, ये संभावित है कि इस बार आ सकता है आपके एग्जाम में। तो क्या संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो सर वह है क्या यह समानता पर आधारित दर्शन है? क्या समाजवाद समानता पर आधारित दर्शन है? तो आप बोले हाँ। ये सभी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की वकालत नहीं करता है। क्या ये समाज सभी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की वकालत करता है? तो करता है, नहीं करता तो गलत हो जाएगा। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत करता है समाजवाद? ये उपयुक्त सभी। देखिए आपको कैसे क्वेश्चन को घुमा दिया। पढ़े हैं समाजवाद के संदर्भ में सही कथन नहीं है, मतलब क्या है कि आपको जो सही कथन नहीं है मतलब वो गलत है, तो आपको गलत चुनना है, गलत। तो आंसर है दोस्तों इसका बी, जो कि गलत है, मैंने आपको बताया था। क्योंकि सभी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की वकालत करता है समाजवाद। तो जैसे यहाँ नहीं लगा दिया ये हो गया गलत, बाकी सब सही है। कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत करता है समाजवाद, समानता पर आधारित दर्शन है समाजवाद, और संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की वकालत भी करता है समाजवाद, तो नहीं रहना चाहिए। आइए अब आते हैं दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष बनाना चाहेंगे अपने। देखिए मैं बोला ना प्रस्तावनाधारी का शब्द का मतलब आप समझेंगे, मैं बोला था आपको इससे पहले। तब देखिए तीसरा शब्द आ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? किसी भी चीज को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा चीज समझाता हूँ तोड़। पंथ निरपेक्ष, तो पेक्ष का मतलब लिखिए कि पक्ष, निर मतलब नहीं, पंथ मतलब पंथ, अर्थात किसी भी पंथ के पक्ष में जो नहीं हो वही होता है निरपेक्ष। जैसे मेरे सामने आप हिंदू खड़े हैं, चाहे मेरे सामने आप मुस्लिम खड़े हैं, मेरे सामने आप अमीर खड़े हैं, चाहे मेरे सामने आप गरीब खड़े हैं, मैं जब न्याय करूंगा तो मैं किसी भी पंथ को प्रमोट करने का, किसी को दबाने का, किसी को उठाने का, किसी को गिराने का, किसी का हित और किसी का हित नहीं सोचूंगा। अर्थात मैं किसी का भी पक्षधर नहीं रहूंगा। तो मैं जो सोचूंगा न्यूट्रल रूप से सभी के समान विकास के बारे में सोचूंगा, किसी एक के ही सर्वाधिक विकास, किसी एक के कम विकास के बारे में नहीं सोचूंगा। इसलिए इसे कहते हैं पंथ के पक्ष में नहीं होना, पंथ के पक्ष में नहीं होना, तो पंथ निरपेक्ष। अर्थात आप समझ गए होंगे जो किसी के भी पक्ष में ना हो, तभी तो भैया जब आप किसी के पक्ष में नहीं है तभी तो आप सही मायने में जजमेंट दे पाएंगे, न्याय कर पाएंगे। आइए, तो पंथ का अर्थ है संप्रदाय। अब आप समझते चलिए इसका मतलब। पंथ का मतलब किसी भी संप्रदाय के पक्ष में मैं नहीं हूँ, अर्थात किसी विशेष धर्म मान्यता, कोई विशेष धर्म को मानने वाले लोग हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनमें किसी का भी मैं पक्षधर नहीं हूँ।
विशेष मूल्यों को मानने वाले लोगों का भी मैं पक्षधर नहीं हूँ, मानने वाले मूल्यों को मानने वाले लोगों के समूह का भी मैं पक्षधर नहीं हूँ। भारतीय पंथ निरपेक्षता किस चीज़ को बताता है? भारतीय धर्म निरपेक्षता ये बोलती है कि मेरे लिए सर्वधर्म समभाव है, सभी धर्म समान भावना से देखता हूँ मैं सभी। तो सर्वधर्म समभाव का मतलब है सर्व मने सभी, धर्म मने धर्म को मैं, सब मने समान भाव से मैं देखता हूँ। तो भारतीय पंथ निरपेक्षता सर्वधर्म समभाव की नीति पर काम करता है। इस पे सर्वधर्म समभाव की नीति पर यह पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य से सुरक्षित की गई है। तो इसमें एक बात किया कि भाई वो किसी भी विशेष धर्म को प्रमोट नहीं करता है, वो सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को मानने का स्वतंत्रता देता है सभी धर्म के लोगों को। इसलिए आप क्या देखते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3 जब आप पढ़ेंगे, भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, उसी मौलिक अधिकार में आपका अनुच्छेद आएगा। अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में आप पढ़ते हैं धर्म से जुड़ी हुई आपकी क्या स्वतंत्रता। तब अपने धर्म को मानिए, उसमें पूजा पाठ करिए, उसका प्रबंध कीजिए। क्या भैया दुर्गा पूजा में पंडाल बना के दुर्गा माता बैठाएं, गणेश पूजा पंडाल के गणेश भगवान बैठाएं, आप अपना ताजिया निकालें, आप अपना यीशु मसीह का बर्थडे मनाएं, आप चर्च जाएं आएँ, आपको जो करना है अपने धर्म के प्रबंधन के लिए, धर्म के लिए आप वह कार्य कर सकते हैं। सरकार यह कार्य नहीं करती। अर्थात सरकार आपको तो छूट देती है कि आपको अपने धर्म विश्वास है तो आप धर्म के लिए जो करना है कीजिए, मगर सरकार उसको प्रमोट नहीं करेगी। सरकार आपको सुरक्षा जरूर देगी। सरकार सभी धर्म के विकास के लिए एक समान काम करेगी। इसलिए अगर सरकार अयोध्या में मंदिर, सरकार ऐसे मंदिर तो बनवा नहीं रही है, मगर सरकार अयोध्या में मंदिर बनवाने के काम को सपोर्ट कर रही है, तो सरकार मक्का मदीना जाने वाले केस में सब्सिडी भी दिलवा रही है आपको, है ना। तो ये बात है, अब आपको पता चल गया कि भाई कहीं पूछ लेगा कि पंथ निरपेक्षता कौन से भाग में संविधान का, बोलेंगे कि सपोर्ट कौन करता है, संविधान का भाग 3 सपोर्ट करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता वाला। इसे देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। जेरुथ्रिस्ट बौद्ध जैनिज्म फारसी सभी हम लोग कैसे हैं भैया, हम सब के सब भाई भाई हैं। यही बात बोलता है कि सभी धर्म मेरे लिए समान भाव से मैं देखूंगा, किसको भी मेरे लिए स्पेशल नहीं है। यही है दोस्तों आपका सर्वधर्म समभाव, भारतीय पंथ निरपेक्षता। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का फोटो यहाँ लगा हुआ है। इसलिए शिक्षक सहायक शिक्षक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो आइए देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो शिक्षक सहायक शिक्षक के भर्ती परीक्षा में आया हुआ है ना भाई। तो फिर आएगा पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है। देखिए आप ये क्लास पढ़ोगे तो आपसे बन जाता, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है क्या, इसका मतलब है नहीं सर। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, नहीं सर। भारत सर्वधर्म समभाव की नीति पर कार्य करेगी, यही पंथ निरपेक्षता का आशय है। आंसर सी सही हो गया ना, यस सर। मगर आप अगर नहीं पढ़ते तो क्या मार कहते हैं, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना सर्वपंथ निरपेक्ष आप सोचने लग जाते हैं। मगर नहीं दोस्तों, भारत सर्वधर्म समभाव की नीति पर कार्य करेगी, यही है परम पंथ निरपेक्षता। जैसे कि अगर पाकिस्तान में आप रहते हैं, आज भले हमारे भारत के मुस्लिम भाई ही रहते और हिंदू भाई ही रहते मिलके, जो यहाँ बहुत अच्छे दोस्त थे, तो पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है। अर्थात वहाँ वो मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम कर सकती है, हिंदू के लिए एक काम भी नहीं करेगी। तो कोई हिंदू व्यक्ति उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता है। मगर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपको हर एक धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को अपने धर्म संस्कृति को फलने फुलाने के लिए, अच्छे तरीके से उनके क्रियान्वयन के लिए छूट है दोस्तों, ठीक है। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के किस भाग के माध्यम से सुरक्षित की गई है, तब बोलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही। भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 3 में। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद कौन सा? 25 से 28 लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछता आपसे बन जाता। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के किस भाग के माध्यम से सुरक्षित की गई है? यहाँ तो 5, 6, 4 और आपका 9 दे दिया, तो भाग 4 होगा क्या? उसमें भी होगा जिक्र, हाँ। तो भाग 3 और भाग 4 दोनों में ही इसके संरक्षण का भाग किया गया है, इसलिए सी हो गया भाग 4। क्योंकि भाग 4 जब पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहाँ भी दोस्त इसके बारे में जिक्र किया गया है, इस बार पंथ निरपेक्षता के बारे में, ठीक है। आइए तो ये क्वेश्चन पूछ ले कि किस संविधान की, क्वेश्चन को ध्यान से बैठा लीजिए दिमाग में, कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के किस भाग के माध्यम से सुरक्षित की गई है। तो भाग 4 आप मार सकते हैं, भाग
3 आप मार सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? आइए अब आते हैं दोस्तों हमारी प्रस्तावना के अगले शब्दों पे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के, तो लोकतंत्रात्मक फिर गणराज्य पे चलेंगे। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब देखिए कि जहाँ जनता अपने द्वारा किए हुए वोट से ही अपने लिए शासन व्यवस्था डेवलप करती है। अर्थात लोकतंत्र का एक मतलब आपको समझा दूं मैं सर। लोकतंत्र का मतलब है, लोक का मतलब क्या होता है? लोगों के कल्याण के लिए। तो लोक का मतलब इतना होता है, लोगों के कल्याण के लिए क्या? तंत्र। तो बना हुआ तंत्र, बना हुआ तंत्र अर्थात लोगों के कल्याण के लिए बना हुआ तंत्र ही है लोकतंत्र। और इसकी सबसे खास विशेषता क्या है कि लोग यहाँ पे, ये जो तंत्र है, तो यहाँ पे जो लोग है, यह जो तंत्र है जो खुद के कल्याण के लिए बनाए हैं, खुद के ही कल्याण के लिए, ये दोस्तों तंत्र भी लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों ने ही बनाए हैं। अर्थात हम भारत के लोग ही सर्वोच्च शक्ति है इस संविधान के। सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? तो हम भारत के लोगों में, हम लोगों में निहित है, इस देश के नागरिकों में निहित है सारी शक्ति। और इसीलिए हमने खुद ही अपना संविधान बनाया, खुद ही अपने संविधान को अपने ऊपर लागू किया और हम खुद ही उसका पालन भी करते हैं। तो संविधान का निर्माण किया हमने, किसके लिए बनाया? हमारे ही लिए। किसके द्वारा बनाया गया? हमारे द्वारा बनाया गया। तो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता ने जो नियम कानून बनाया भाई संविधान बनाया हुई है, के द्वारा बनाया हुआ शासन ही आपका लोकतंत्र है। जनता का शासन अर्थात सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता जनता में केंद्रित होती है। तो जनता का शासन या लोकतंत्र का मतलब यही है कि जो सर्वोच्च शक्ति है देश की, वह जनता में केंद्रित होती है तथा जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनता अपने कुछ प्रतिनिधि चुनेगी, क्योंकि भाई आप देखिए हमारी जनता देश की, सब कोई अपने अपने काम के लिए निकल रहे हैं, तो उनके पास, सबके पास टाइम तो नहीं है ना कि 130 करोड़ लोग बैठ करके कहीं हमारे देश को चलाने का नियम बनाए। तो जनता वोट दे के अपने ही वोट से किसी अपने प्रतिनिधि को बना देगी कि मेरे जगह पे ये निर्णय लेंगे, लीजिए मैंने इसको मॉनिटर बना दिया क्लास का। उस तरीके से हम विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, पंच चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं। यस सर, तो हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से हम शासन करते हैं। लोकतंत्र को 2 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा है दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपको मैं यही बता रहा हूँ, थ्योरी पे कंफ्यूज मत होइएगा। सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी वह लोकतंत्र है जहाँ जनता ने, सरकार ने अपने लिए कुछ एम्प्लॉय बना के तो रखे हैं, मगर जनता वहाँ हर एक निर्णय जनता ही लेती है। मतलब जैसे सोचिए, अगर आपने 100, 200, 500 आदमी चुन के रखे आज केंद्र में, मगर जैसे हमारे यहाँ संसद वंसद बैठ करके खुद नियम कानून बनाते हैं और उसको देश में लागू कर देते हैं। तो हमने जिनको चुना है ना, जैसे हमारे विधायक, सांसद, पंच, सरपंच, पार्षद, हाँ सर, वो खुद नियम कानून बनाते हैं संसद में बैठ के, विधायिका बना करके, और उसको लागू कर देते हैं। तो क्या होता है, हमने जिनको चुना उन्होंने नियम बनाया। तो जनता ने डायरेक्ट नियम बनाया कि नहीं? जनता ने डायरेक्ट नियम नहीं बनाया, ये जनता, उनके प्रतिनिधि और ये नियम। तो हमने जिस प्रतिनिधि को चुना उसने नियम बनाया। तो इसलिए ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो हमारे देश में आपको दिखता है। तो भारत आएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत। हमारे का प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है, जहाँ क्या होगा, जहाँ जनता होगी और उसके द्वारा चुने हुए नियम लोग भी होंगे, मगर जो नियम बनाने की प्रक्रिया है यह भी जनता ही बताएगी इन लोगों को। ये देखो ऐसा ऐसा काम करना, अब तुम काम जाके करो। ये अपने मन से बैठ करके संसद में, विधायक में बैठ करके जो इनको मन वो सोचेंगे, समझेंगे और उसको बना देंगे, ऐसा नहीं। जनता ही इनको बताएगी कि तुम ये काम करो, ये काम को ऐसे करो, इस काम को वैसे करो। तो जनता ही जब अपने लोगों द्वारा कुछ लोग चुने रहे और उन लोगों के द्वारा ही उस काम को करवाए, मगर जनता ही पूरा गाइडेंस दे रही है, तो वह है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आइए उसी को हम देखते हैं। अब जनता कैसे निर्देश देगी भैया? जनता रेफरेंडम करा के देगी, मैंने जनमत संग्रह करवा के कि बताइए ये नीति जनता बोली कि हम लाना चाहते हैं अपने यहाँ सड़क पॉलिसी, रोड एक्सीडेंट पॉलिसी, तो आप उसके बारे में नियम बनाइए। तो जनता बोलेगी कि आप सड़क सुरक्षा नीति की पॉलिसी बनाइए, तब वो लोग काम करेंगे। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमने जिसको चुन दिया उनका मन करता है कि हाँ यार सड़क बहुत दुर्घटना हो रहा है, तो हम लोग अब सड़क सुरक्षा पॉलिसी बनाते हैं। ठीक, आइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखिए आप, डायरेक्ट डेमोक्रेसी।
जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन होता है। प्रतिनिधियों पर नियंत्रण जनता के द्वारा ही होता है। प्रतिनिधि भले चुन के आ गए मगर उस पर नियंत्रण जनता के द्वारा ही किया जा रहा है। इस नियंत्रण के 4 साधन, और जनता उस अपने द्वारा चुने हुए लोगों पर नियंत्रण कैसे करेगी, तो उसके 4 साधन हैं। वो 4 साधन क्या क्या है? वो 4 साधन है: पहल करना या इनिशिएटिव देना, दूसरा जनमत संग्रह कराना या प्लेबिसाइट करवाना, तीसरा परिप्रेक्षा या रेफरेंडम करवाना, चौथा वापस बुलाना या रिकॉल करना। ये 4 चीज़ें हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को कैसे कंट्रोल करे। अब आइए देखते हैं जनता ने जिन लोगों को चुन के भेजा है ना, उनके लिए सबसे पहले कैसे करती है। जनता किसी भी कानून या नियम को बनाने के लिए सरकार को कह सकती है। क्या हमारे देश में ऐसा होता है? क्या हम लोग जाकर के बोलते हैं संसद और विधायक में, संसद या विधानसभा में, कि आप इस चीज़ के ऊपर आप नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी बनाइए? नहीं, वो सरकार देखती है क्या कार्य उचित तो खुद करती है। तो हाँ सर, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, जबकि यहाँ क्या है कि जनता किसी कानून या नियम को बनाने के लिए सरकार को कह सकती है कि जनता ने अपने द्वारा जो लोगों को चुना है उनको बोली चलो तुम इस क्षेत्र में कानून बनाओ, तब ये जाके कानून बनाएंगे। क्योंकि पहला क्या कि पहल कौन करता है किसी भी नियम कानून का? तो पहल करता है, इनिशिएटिव लेता है जनता। दूसरा जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले अगर कोई हैं, अर्थात मान लीजिए भारत को अमेरिका से व्यापार करना है कि नहीं, अमेरिका को भारत से व्यापार करना है कि नहीं, तो वहाँ की जनता डिसाइड करेगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे कि अमेरिका को भारत से कोई व्यापार नहीं करना है। इसके लिए हम सब जनता जो है आपके देश की, हम वोट करके बोल रहे हैं कि भारत को व्यापार नहीं करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में क्या करवाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मामले पर आप जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट करवाते हैं। उसके अनुसार फिर अमेरिका की सरकार हमसे व्यापार नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ के जनता लोग जनमत संग्रह करके बोले हैं बात। फिर तीसरा चीज़, अगर कोई राष्ट्रीय मामला है कि आपको अपने राष्ट्र में पुल बनाना है कि नहीं, रोड बनाना है कि नहीं, सड़क बनाना है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है रेफरेंडम या परिप्रेक्षा। तो रेफरेंडम में भी उस तरीके से जनता ही बताती है कि हाँ आप यहाँ से रोड गुजारिए, नहीं गुजारिए, रोड बनाइए, सड़क बनाइए, प्लेन के लिए एयरपोर्ट बनाइए। यस सर। और चौथा है कि अगर हमने जिसको चुना है वो हमारी बात नहीं मान रहा है, जनता का ताकत देखिए, अगर हम जिसको चुने हैं वो हमारी बात नहीं मान रहा है, तो हम तुरंत उसको वापस बुला लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। रिकॉल मैंने पुनः कॉल करके बुला लेंगे, पुनः पुकार लेंगे, चलो वापस आओ तुम। तो वापस बुलाना है। भारत में भी कुछ राज्यों की पंचायतों में यह प्रणाली लागू है, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रिकॉल की फैसिलिटी है हमारे पंचायत में, कि पंचायत में सरकार अगर आपको पंचायत में बैठाई है, आपका काम अच्छा नहीं लगा सरकार को, तो आपको वापस भी आपके सीट से उतार सकती है। यस, तो ये सब चारों चीज़ें दोस्तों किसके हिस्से हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, जो हमारे देश में नहीं देखे जाते हैं। हमारे क्या दिखता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन ही हम देखते हैं कि हमारी जनता ने कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हमारी जनता ने कुछ प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया है। जैसे हमने किसी को विधायक बनाया, हमने किसी को सांसद बनाया, हमने किसी को पार्षद बनाया, हमने किसी को सरपंच बनाया, पंच बनाया। ठीक है, हो गया। प्रतिनिधियों पर नियंत्रण, और जनता जो प्रतिनिधि चुनी उस पर नियंत्रण प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात सर प्रतिनिधि पर नियंत्रण प्रतिनिधि कैसे करेगा? अरे मैं बता रहा हूँ ना भैया, देश की जनता ने एक प्रतिनिधि चुने बीजेपी की, एक प्रतिनिधि चुने कांग्रेस की। बीजेपी कोई काम करेगा तो उसका विरोध कौन करेगा? कोई गलत काम कर रहा है बीजेपी तो विपक्ष करेगा। अर्थात इसमें पक्ष और विपक्ष दो हिस्से होते हैं, और दोनों ही जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। और यहाँ प्रतिनिधि पर नियंत्रण रखने के लिए पक्ष विपक्ष पर, विपक्ष पक्ष पर नियंत्रण रखता है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। और देख लीजिए वही चीज़ कि यहाँ प्रतिनिधियों पर नियंत्रण प्रतिनिधियों के द्वारा ही रखा जाता है, अर्थात सत्ता पक्ष और विपक्ष का बात यहाँ कर रहा है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव ला करके आपका विपक्ष आपका पक्ष का विरोध कर सकता है कि अगर पक्ष कोई गलत काम करे तो। जैसे बीजेपी का कोई काम गलत है तो कांग्रेस उसका विरोध करे, कांग्रेस को कोई काम गलत है तो बीजेपी उसका विरोध करे। अर्थात हमारे यहाँ प्रतिनिधि ही, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, वही एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। यह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप। तो आइए देखिए, ये भी आपका दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि शिक्षक सहायक शिक्षक एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर पढ़ लीजिए। मैं बोला जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन आना तय है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या? प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या? आते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें प्रतिनिधियों पर नियंत्रण जनता के द्वारा होता है। तो क्या भैया प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधियों पर नियंत्रण जनता के द्वारा होता था? हाँ सर।
कि प्रतिनिधियों पर नियंत्रण प्रतिनिधियों के द्वारा होता था? नहीं सर, प्रतिनिधियों पर नियंत्रण प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता था। यस। प्रतिनिधियों पर नियंत्रण न्यायपालिका के द्वारा होता है? नहीं सर, प्रतिनिधियों पर नियंत्रण सिविल सेवकों के द्वारा होता है। नहीं सर, अर्थात ऑप्शन क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हुआ है जहाँ प्रतिनिधियों पर नियंत्रण जनता के द्वारा। ऑप्शन ए हो गया आंसर। तो सोचिए, अगर आप नहीं पढ़े होते तो पक्का था कि आप इसमें कंफ्यूज होते मेरे दोस्त। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधियों पर नियंत्रण के लिए जनता के पास कितने नियंत्रण के साधन हैं? ये अब आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो अब आएगा। वो पहले वाला आ गया था, अब ये आएगा इस टाइप का क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधियों पर नियंत्रण के लिए जनता के पास कितने नियंत्रण के साधन हैं? 4 साधन हैं। पहल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, परिप्रेक्षा आपका हो गया, नहीं हाँ क्या था, जनमत संग्रह। देखिए, पहल इनिशिएटिव, जनमत संग्रह, आपका प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, परिप्रेक्षा और दोस्तों रिकॉल आपको वापस बुलाने। 4 साधन थे सर। तो आंसर 1 2 3 4 तो आगे आंसर 4 साधन है, सी आंसर हो गया। तो अब आएगा दोस्तों ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको शिक्षक एग्जाम में देखने मिलेगा, याद रखिएगा। लोकतंत्र के आकलन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? किसके मैटर में? लोकतंत्र का जब आप आकलन करते हैं तो उसमें कौन सा विषम है, कौन सा अलग है? अर्थात लोकतंत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव द्वारा, है ना, व्यक्ति की गरिमा द्वारा, बहुमत का नियम द्वारा, कानून के समक्ष समान व्यवहार करके, कानून के समक्ष समान व्यवहार हो सबके साथ। तो लोकतंत्र से आप जोड़ के पढ़िए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, हटके है, और लोकतंत्र को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। क्या सुनिश्चित करने की आवश्यकता है? तो आंसर है सी, बहुमत का नियम। लोकतंत्र को कभी भी बहुमत का नियम सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और यही लोकतंत्र में यह विषम भी है। कैसे? क्योंकि लोकतंत्र क्या है? जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके, जहाँ व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके और जहाँ व्यक्ति कानून के समक्ष समान रूप से देखा जाए, वही तो दोस्तों लोकतंत्र है ना। इसमें सबसे हटके क्या बात है? सबसे विषम है बहुमत का नियम। ठीक है, चलिए, तो आपको आंसर वही बताना था जो सबसे हटके था। आंसर हो गया सी। अब आते हैं प्रस्तावना के ही अब अगले शब्द पे आइए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासन प्रणाली, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य से आगे गणतंत्र बोले तो रिपब्लिक, अर्थात एकदम छोटा सा है, बार बार समझ चुके हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 प्रकार की व्यवस्था मिलती है, एक राजतंत्र, एक गणतंत्र। जहाँ देश के सबसे बड़े पद पे राजा, फिर राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, अर्थात वंशानुगत रूप से लोग कार्य करते हैं, वो हो जाएगा राजतंत्र। और जहाँ देश के सबसे बड़े तंत्र पे, सबसे बड़े पद पर लोगों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि बैठता है, वो दोस्तों गणतंत्र। तो जहाँ राजा, उसका बेटा सारे पद वंशानुगत हो तो दोस्तों हो जाएगा राजतंत्र। जहाँ देश के सबसे बड़े पद पर व्यक्ति, देश के नागरिकों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति बैठे, वो है गणतंत्र। ठीक, गण का मतलब ही होता है समूह। और किसका समूह? जनता का समूह, अर्थात गण मतलब जनता के समूह द्वारा बनाया हुआ तंत्र में ही चुना जाता है अपने देश का सबसे बड़ा व्यक्ति। जैसे कि हमारे भारत में राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, और उस पद पे क्या कोई व्यक्ति के पिताजी, फिर उसके बेटे ऐसे लोग बैठते हैं? नहीं। अर्थात अगर वैसा होता तो हमारे यहाँ क्या होता? राजतंत्र होता कि राजा का बेटा राजा मर। नहीं, हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारे देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति जी के पद पर कौन बैठेगा यह जनता डिसाइड करती है। मगर क्या आप बताइए कि आपने कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव वोट दिया है? तो आंसर है नहीं। तो सर फिर जब हम जनता होकर के राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट नहीं करते तो हम कैसे बोलें कि गणतंत्र है और हम चुनते हैं अपने देश के सबसे बड़े व्यक्ति को? अर्थात देश के सबसे बड़े पद पर जो व्यक्ति चुना जाए वो जनता द्वारा चुना जाए तो गणतंत्र है, मैं बोल रहा हूँ। मगर हम तो सर वोट नहीं देते हैं। अरे भैया, तो यही तो कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन यही भी खेल भी जाता है आपका एग्जाम देने वाले एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या जनता डायरेक्ट मत देती है? नहीं। क्या जनता प्रत्यक्ष चुनाव देती है? नहीं। जनता इसमें अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। अप्रत्यक्ष रूप से सर, क्या राष्ट्रपति का वोट होता है और आप जाकर उसमें बटन दबाते हैं? नहीं। क्या अभी वर्तमान में हमारे जब रामनाथ कोविंद जी चुने गए थे तब क्या आपने वोट दबाया था? नहीं। द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई तो आपने दबाया क्या? नहीं। तो फिर कैसे? अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से उनको चयन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के नागरिक अपने राष्ट्रपति का चयन करते हैं, राष्ट्र के सबसे प्रमुख पद का चयन करते हैं। कैसे?
कि हम कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं सांसद विधायक के रूप में, और फिर हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट दे करके राष्ट्रपति को चुन लेते हैं। तो इसलिए वह प्रोसेस कैसा हो गया कि जनता ने चुना प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधियों ने चुन लिया राष्ट्रपति को, तो हो गया अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत की जनता ने चुना, क्योंकि जो प्रतिनिधि भी उनको वोट दे रहे हैं, चयन कर रहे हैं, उस प्रतिनिधि को भी तो हमने चुना है ना। इसलिए यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने देश के सबसे प्रमुख पद को चयन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो राजतंत्र क्या, जहाँ राष्ट्रपति या राजा आनुवांशिक परंपरा के आधार पर होता है, जैसे ब्रिटेन में, कि ब्रिटेन का राजा कौन, तो वही क्वीन एलिजाबेथ, फिर उनका बेटे, फिर उनके बेटे, इस तरीके से। मगर गणतंत्र का मतलब क्या है, जहाँ राष्ट्र का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति या राजा आनुवांशिक परंपरा पर आधारित न होकर निर्वाचित होता है, चुना जाता है। या निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से कहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है, सर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना जाता है अमेरिका में, इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है अमेरिका में, जबकि भारत में अप्रत्यक्ष भारत में निर्वाचन होता है। गणतंत्र में विशेषाधिकार किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात हमारे गणतंत्र में जो भी विशेष अधिकार है, राष्ट्रपति पद का विशेष अधिकार, वो किसी एक विशेष आदमी को प्राप्त नहीं है। कभी उसमें भैया रामनाथ कोविंद साहब जी बैठते हैं, तो कभी द्रौपदी मुर्मू जी बैठती हैं, तो कभी प्रतिभा पाटिल जी बैठती हैं, इस तरीके से अलग अलग लोग बैठते हैं और वो जनता चुनती है। ठीक है, यस, इसलिए किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति को प्राप्त नहीं है वो अधिकार। तो शिक्षक सहायक शिक्षक एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन भैया। फिर यहाँ से भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, इन एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत गणतंत्र, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, नो। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, नो। भारत में मनसानुगत शासक नहीं है, यस, कि भारत में मनसानुगत शासक नहीं है, यहाँ निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित शासक है। अर्थात क्या हो गया कि गणतंत्र का अर्थ क्या है कि भारत में मनसानुगत शासक नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। यहाँ मनसानुगत रूप से राजा का बेटा बनते रहेगा, ऐसा नहीं है। या वंश परंपरा, परिवार परंपरा नहीं चलती है, यही तो है गणतंत्र। आइए, और दोस्तों आप आगे उसके आधार पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके शिक्षक सहायक शिक्षक एग्जाम में जो देख सकते हैं आप, कि इनमें से किस देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, तो आप बोलेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, और भारत में राष्ट्रपति जी का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। बी, अमेरिका में होता है प्रत्यक्ष, भारत में अप्रत्यक्ष। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो राज्य जहाँ अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो वही है गणतंत्र, अर्थात आंसर हो गया डी। ये भी आए दोस्तों सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक के एग्जाम के प्रीवियस ईयर में। अब आता है दोस्तों क्या कि देखिए अभी तक आप क्या समझे कि हाँ सर हमारे शासन का स्वरूप कैसा हो, तो हमारा शासन स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो। इसमें हर एक शब्द का मतलब आप समझ चुके हैं। मगर उसी शासन के स्वरूप में अब आगे आता है कि हमारा जो शासन बन गया वो हमारी जनता को, हमारे देश की जनता को क्या क्या देगा। तो हमारे देश की जनता को वो क्या क्या देगा ये मैं आपको पहले बता दूँ कि हमारा जो भी राज्य बना, हमने शासन बना लिया, हमने शासन का स्वरूप बना लिया। हाँ सर, हमने राज्य या हमने शासन का स्वरूप बना लिया कि हमारा शासन ऐसा होगा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो। मगर उसका उद्देश्य क्या, हम किस उद्देश्य के लिए उसको बनाए हैं, या वह जनता को क्या देने का उद्देश्य रखता है, तो वह जनता को क्या देगा। तो उसका उद्देश्य क्या है, हमारे द्वारा बनाए हुए शासन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है मेरे दोस्त क्या, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि सर वो हमें न्याय दे, सर वो हमें स्वतंत्रता दे, हमारे द्वारा बनाया हुआ शासन ही हमें न्याय दे, हमारे द्वारा बनाया हुआ शासन ही हमें स्वतंत्रता दे, हमारे द्वारा बनाया हुआ शासन ही हमें क्या दे, समानता दे, तो समता या समानता दे, और हमारे द्वारा बनाया हुआ शासन ही हमें बंधुता की भावना को बढ़ाने में सहयोग करे। तो हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता देने का उद्देश्य रखती है क्या हमारा संविधान। तो यही पूछ सकता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है हमारे देश के नागरिकों के प्रति, या हमारे संविधान देश के नागरिकों को क्या देने का उद्देश्य रखता है। तो हमारा संविधान हमारे देश के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यह देने का उद्देश्य रखता है। तो आइए अब इसी के अंदर हम प्रवेश करते हैं। फिर न्याय में पढ़ेंगे सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, फिर आपका राजनीतिक न्याय,
स्वतंत्रता पढ़ेंगे आप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समानता पढ़ेंगे आप, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता। बंधुता पढ़ेंगे आप, गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, है ना, को अक्षुण्ण बनाए रखना। ठीक, ये सब चीज़ आप पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ना चालू करते हैं। न्याय मैं आपको बताऊं भाई, सबसे पहले हम क्या देगा, न्याय देगा। देख लीजिए आप, न्याय देगा, फिर स्वतंत्रता देगा, फिर समानता, फिर बंधुता। तो न्याय में हमको क्या क्या न्याय देगा? हमारे द्वारा बनाया हुआ शासन। क्या आपके देश में शासन जो है आपको न्याय देता है? इसके लिए कोड बनाया है? यस सर। तो न्याय क्या देगा आपको? सबसे पहला न्याय क्या देना चाहिए बताइए? एक व्यक्ति जब अपने घर से सो के उठता है तो सबसे पहले घर से बाहर निकलता है तो कहाँ जाता है? सबसे पहले आप अपने घर के दहलीज से बाहर जैसे कदम रखे तो आप अपने समाज में कदम रख रहे हैं, इसलिए आपको सबसे पहले उस समाज में ही न्याय मिलना चाहिए ना। अगर समाज के लोग ही आपको बहिष्कृत कर दिए, क्या रे इसकी तरफ देखना मत, इसके यहाँ कोई आना मत, इसके यहाँ कोई जाना मत, इससे कोई बात मत करना, तो आप ऑटोमेटिक ही दोस्तों मन में कुंठित होकर के जिएंगे। आपका जीवन किसी भी स्तर पर सफल नहीं है। इसलिए सामाजिक रूप से सभी के सभी समान न्याय मिल सके, सामाजिक रूप से सभी को समान न्याय मिले। समाज में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़े जात का, कोई छोटे जात का, कोई जाति पाति धर्म जात के आधार पे कोई भेदभाव ना रहे हमारे समाज में। यही है दोस्तों सामाजिक न्याय। तो आइए देखते हैं न्याय में सबसे पहला न्याय क्या है। तो भारतीय संविधान में तीनों प्रकार के न्याय की वकालत की जाती है। कौन तीन प्रकार के न्याय? ये पूछ सकता है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात करता है? तो सबसे पहला न्याय कौन होगा सर? समाज का, इसलिए सबसे पहला न्याय होगा सामाजिक न्याय। ठीक है, अब समाज में जब आपको सत बराबरी का दर्जा मिल गया, आपके यहाँ गरीब अमीर इस आधार पर आपको जाति पाति धर्म के आधार पे, जाति पाति धर्म जन्म स्थान के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जा रहा। सरकार ने इतना अच्छा काम कर दिया। तो फिर दूसरा चीज़ क्या आता है सर? आर्थिक न्याय। ये नहीं कि कोई व्यक्ति अगर गरीब माने कि कोई व्यक्ति अगर बड़े जात का तो उसको समान काम के लिए, आप अगर एक वही काम कर रहे हैं, आपकी पानी बोतल उठाए यहाँ से यहाँ रख दिए तो आपको मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, तो क्या बड़े जात का? और वही काम कोई छोटे जात का व्यक्ति इसमें करवा रहा हूँ, ये पानी यहाँ से उठा के वहीं रखवा दिया तो उसको मैं केवल 50 रुपये दूँ? नहीं, आपको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन मिले। अगर आप दोनों 100 ईंटें उठा के ले जाते हैं सेकंड फ्लोर पे तो दोनों को समान काम किए हैं तो दोनों को समान वेतन मिले, तभी तो लोगों में बराबरी आएगा ना। यस, तो हाँ, इसलिए दूसरा न्याय है सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय, पैसे। तो सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय के बाद तीसरा न्याय आएगा क्या, कि अगर देश में एक राज्य में 40% जनसंख्या आपकी एसटी की है, 40% जनसंख्या एससी की है, 20% जनसंख्या आपकी ओबीसी की है, तो दोस्तों उसी रेशियो में अगर 10 सीट है तो 4 एसटी को मिले, 4 एससी को सीट मिले, 2 सीट दोस्तों ओबीसी को मिले। तो क्या है इसका मतलब कि दोस्तों उनको उनका राजनीतिक न्याय मिले, कि उनका भी बात उठा करके राजनीतिक मंच पे ले जाने वाला कोई व्यक्ति हो तो उनको राजनीतिक न्याय भी मिले। ये नहीं कि वो एसटी है तो उसको चुनाव में खड़े ही होने नहीं दिया जा रहा है, वो एससी है तो उसको खड़े होने नहीं दिया जा रहा है, या वो आपके ओबीसी है तो उसको खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि समाज में अगर सबसे पावरफुल लोग हमारे सब जनरल कास्ट के हैं, सब के सब ब्राह्मण राजपूत राजपूतिन लोग, तो ऐसा नहीं कि आपका जनसंख्या ज़्यादा है तो आपके लोग चुन करके ऊपर ना आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तीसरा न्याय आता है सामाजिक न्याय पहला, दूसरा आर्थिक न्याय, फिर आ गया राजनीतिक न्याय। तो देखिए न्याय में वही 3 चीज़ देखेंगे आप, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और इसी क्रम में क्यों है आज आपको पता चल गया? यस सर, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हमारा संविधान भारत के नागरिकों को न्याय, कैसा न्याय है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो इसलिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये प्रस्तावना में लिखा हुआ लाइन क्यों ऐसा ही लिखा गया है, क्यों सबसे पहले सामाजिक आया फिर आर्थिक आया फिर राजनीतिक आया, अब आपको कारण सहित पता है मेरे दोस्तों। और क्या इससे पहले आप पढ़े थे कि यार इसके बाद ही इसको क्यों रखा जाता है, मगर आज आपको समझ में आ गया, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले यहीं पे रहता है, उसके बाद उसको उसके जीवन में इसका महत्व है, उसके बाद इसका महत्व है। तो इसको देखते हैं। सामाजिक न्याय क्या है कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों आपका सामाजिक न्याय। ऐसा आपके साथ अगर होता है तो दोस्तों आप जाके केस कर सकते हो उस व्यक्ति पे, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति बिहार का है छत्तीसगढ़ में कमा रहा है, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति बिहार में जाकर कमा रहा है, तो वहाँ के लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनको सजा देगी, लीगली इलीगल है ये काम। बस आते हैं आर्थिक न्याय पे। वित्तणात्मक न्याय जिसको बोलते हैं, आर्थिक न्याय को है वित्त से जुड़ा हुआ, वित्त के गुणात्मक से जुड़ा हुआ न्याय। तो राज्य के समस्त संसाधन सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होंगे। अनुच्छेद 39 में भी यही बात कहा गया। अनुच्छेद 39 में क्या बोला गया सर? अनुच्छेद 39 में बात बोला गया है कि समान काम के लिए, ये याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 39 आपको याद जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन आपको मिलने चाहिए।
अर्थात राज्य के जितने भी संसाधन हैं, सड़क, पानी, बिजली, रोड, खनिज वनिज संपदा, सभी चीज़ों पे सभी व्यक्तियों का हक है, वह सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा। अर्थात अगर कहीं नल से पानी पीना है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें छोटे जात वाले पी रहे हैं तो बड़े वाले नहीं पिएंगे, बड़े वाले पिएंगे तो छोटे वाले जात वाले नहीं पिएंगे, कि हिंदू नहीं पिएगा तो मुस्लिम पिएगा, मुस्लिम नहीं पिएगा तो हिंदू पिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। तो आपको सबको समान रूप से हर एक संसाधन पे आगे बढ़ने के लिए मौका है, हर एक संसाधन पे आपको बराबर हक है। आपको समान काम अगर कोई करवा रहा है तो समान वेतन नहीं देगा, वो आपसे सेम काम के लिए भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक, तो ये वो आपका आर्थिक न्याय हो गया सर। तीसरा है राजनीतिक न्याय, कि सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे चुनाव लड़ने के, वोट देने के, ये सब अधिकार आते हैं किसके अंतर्गत? राजनीतिक न्याय के अंतर्गत। कि आपको चुनाव में खड़ा होना, हो जाइए, वोट लड़ना है, लड़ लीजिए, सारे अधिकार आपको प्राप्त हैं हमारे देश के न्याय के तीसरे पॉइंट के अंतर्गत। और इसलिए दोस्तों आपके 19 में है ना, अपनी संघ बनाने की, अपनी नेतागिरी वाला क्या बोलते हैं, पार्टी बनाने का छूट रहता है, अनुच्छेद 19 में ही है। यस, तो उसका 326 BC में दिया गया है। यस, तो सब याद रखिएगा, अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए, तो राजनीतिक न्याय के लिए, तो आर्थिक न्याय के लिए अनुच्छेद 39 है। वैसे आपके राजनीतिक न्याय के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 19 और 326। 19 में आपको क्या भैया? 19 में दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भाषण देने की स्वतंत्रता, अपने लिए संघ या टीम बनाने की स्वतंत्रता। हाँ, तो नेता लोग बनाएंगे ना भाई पार्टी। यस, तो वही 19 के तहत मिल रहा है कि नहीं राजनीतिक न्याय। यस, अब वैसे दोस्तों आपका 326 में क्या, उसको भी एक बार देख लेते हैं, लिखवाई देता हूँ उसको भी, प्रॉपर अपना नोट्स लेके आया हूँ दोस्त आपके लिए। 326 में दोस्तों यस याद आ गया मुझे, वयस्क मताधिकार। क्या वयस्क मताधिकार? कि अगर आप वयस्क हो गए हैं, अर्थात आप 18 साल के हो गए हैं, तो आप मत दे सकते हैं। इसलिए 326 में आता है क्या? वयस्क मताधिकार। कोई बोले कि आप 18 साल के हो गए और आपको वोट नहीं डालने दे, तो बोलिए आर्टिकल 326 के तहत ये मेरा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नहीं मतलब आर्टिकल 26 के तहत, आर्टिकल 326 के तहत ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि अब मैं वयस्क हो गया हूँ, 18 साल से अधिक का हो गया हूँ, तो अब मैं वोट या मत डाल सकता हूँ। ठीक, तो राजनीतिक वो है कि नहीं भाई? हाँ, तो क्या आपको न्याय मिल गया? आते हैं भैया शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में। क्वेश्चन देखिए, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम शिक्षक सहायक शिक्षक में आने का पूरा चांस है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में आता है? तो न्याय आता है सामाजिक रूप में सबसे पहले, फिर आपका आर्थिक रूप में, फिर राजनीतिक रूप में। यस, तीनों ही रूप में आता है, तो उपयुक्त सभी डी हो गया आंसर। यस सर, तो प्रस्तावना से ही कितने सारा, आप इतना सारा क्वेश्चन सिर्फ प्रस्तावना से देख रहे हैं मेरे दोस्त, सिर्फ प्रस्तावना से, प्रियम्बल से। तो सोचिए, जब हम सिर्फ प्रस्तावना प्रियम्बल के एक शब्दों को इतना गहनता के साथ पढ़ रहे हैं, तो पूरा संविधान हम किस स्तर पे पढ़ने वाले हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। स्वतंत्रता, मैं बोलता सर न्याय के बाद स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बंधुता। तो लीजिए दोस्तों आगे सेकंड पॉइंट, स्वतंत्रता, फ्रीडम। विचार अभिव्यक्ति, बोलते हैं विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात बताइए, जिस व्यक्ति का विचार ही स्वतंत्र ना हो, उस व्यक्ति का कुछ भी चीज स्वतंत्र हो सकता है कि नहीं? अरे भैया, कम से कम व्यक्ति को सोचने का तो छूट हो ना। हाँ सर, व्यक्ति को उसके विचारों का तो स्वतंत्रता रहे कि व्यक्ति विचार तो कर सके। हाँ सर, तो इसलिए आप देखिए, इसमें छोटा सा बात समझाना चाहूँगा कि अंग्रेज तो चले गए, मगर आज भी हम उनके मानसिक गुलाम, अर्थात आज भी हम वैचारिक स्तर पर उनके गुलाम ही हैं। पूछिए कैसे? आइए बताता हूँ, आप खुद बताइए अपने दिल से। एक धोती कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति आपको लगता है बहुत अच्छे घर का है, कि शर्ट कोट पैंट पहना हुआ व्यक्ति लगता है आपको बहुत अच्छे घर का है? हाँ सर, जो एकदम कोट पैंट पहने रहता है, मस्त घड़ी वड़ी टाई चश्मा लगा रहता है, हमको लगता है बहुत बड़े घर का आदमी है। ठीक, ये क्या है भैया? आप अभी भी मानसिक रूप से गुलाम हैं कि आप अंग्रेजों के पहनावे को बहुत ऊंचा मानते हैं, और अंग्रेजों का पहनावा है कोट पैंट। दूसरा, सर आप किसी सड़क पे ठेले में खड़े होकर लिट्टी चोखा खाने वाले को बहुत अच्छे घर का मानते हैं, कि सर जो पिज्ज़ा बर्गर KFC के कैबिन में बैठ करके खा रहे हैं उसको बहुत अच्छे घर का मानते हैं, सर जो KFC पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं। तो दोस्तों फिर आप मानसिक रूप से गुलाम हैं, वैचारिक स्तर पे आप गुलाम हैं इनके ब्रिटिशर्स के ही, क्योंकि उनके ही प्रोडक्ट हैं पिज्ज़ा बर्गर। तो इसका मतलब क्या कि आज भी आप अंग्रेजों के ही गुलाम हैं, वैचारिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर भले ही ना हो तो क्या हो, क्योंकि वैचारिक स्तर पे आप उनकी ही चीज़ों को बड़ा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, टॉप क्लास का मानते हैं, और आप उनका ही सामान को खा करके हमारे देश के पैसा उनके थ्रू बाहर भेजते हैं।
एक सड़क में खड़ा हुआ लिट्टी दाल बाटी जो हमारे देश का व्यंजन है, उसके ठेले को आप खा करके आगे नहीं बढ़ाते हैं, मगर आप उस व्यक्ति के धंधे काम को आगे बढ़ाते हैं जो विदेश का है, क्योंकि आपको लगता है क्या ये हाई प्रोफाइल की बात है। जैसे आप पैसे कमाएंगे उनके यहाँ जाएंगे, चल पिज्ज़ा खिला के लाता हूँ, चल बर्गर खिला के लाता हूँ, चल KFC चलते हैं। तो ये सब दोस्तों नहीं मना नहीं है, आप जाइए खाइए, मगर आप इज्जत जो वैचारिक स्तर पर इज्जत हो दोनों को समान रूप से देखिए, है ना। तो ये वैचारिक स्तर पर अपना सुधारिए। इसलिए हम सबसे पहला गुलाम किस स्तर पे बन सकते हैं? दुनिया की सबसे खतरनाक गुलामी वैचारिक स्तर का गुलामी है। इसलिए सबसे पहली स्वतंत्रता आपको कहाँ मिलनी चाहिए? विचारों की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कम से कम मैं सोच तो सकूं यार, स्वतंत्र होकर सोच तो सकूं, फ्री होकर सोच तो सकूं। हम सब के सब किसी न किसी मानसिक गुलामी से ग्रसित है मेरे दोस्त। हम अभी भी वैचारिक स्तर पे स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वैचारिक स्तर पे स्वतंत्रता ही सबसे पहली स्वतंत्रता है। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है, परंतु कुछ मर्यादा के साथ, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 में किया गया। अर्थात आर्टिकल 19 में क्या बोला गया कि आपको कहीं भी भाषण देने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, फिरने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, मगर कब? एक सीमा के तहत। अर्थात आप व्यापार इलीगल चीज़ों का नहीं कर सकते, नहीं कि आप गांजा बेच दिए, ड्रग्स बेच दिए, नहीं। आप भ्रमण कर रहे थे, नहीं कि जो गवर्नमेंट द्वारा बाधित क्षेत्र वहाँ भी आप घुस जाएंगे, नहीं। तो आर्टिकल 19 में ही उसमें सीमाएं जो दी गई हैं, तो उसी को बोल रहा भैया कि आर्टिकल 19 के तहत ही वो सारी सीमाएं बनाई गई हैं, जो कि मर्यादा है कुछ, कि अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में, तो ये नहीं कि आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दें। आपको अगर भारतीय सरकार की कोई काम पसंद है तो उसका तारीफ कीजिए, काम नहीं पसंद काम की बुराई कर दीजिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ बेइज्जती करें, बदतमीजी करें, गलत शब्दों का प्रयोग करें। आपको मोदी सरकार चाहे राहुल गांधी का कोई काम पसंद हो ना हो, तो आप उनका बुराई कर रहे हैं, अच्छी बात है, तारीफ कर रहे हो भी अच्छी बात है। काम अच्छा हो तो तारीफ कीजिए, खराब हो तो बुराई कीजिए, मगर आप उनको अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं उनके प्रति, तो दोस्तों वो इलीगल है, आपको बता दूं, और आप तुरंत नप जाएंगे, अंदर हो जाएंगे। इसलिए मेरे देश में मुझे बोलने की स्वतंत्रता करके उसमें सीमाएं हैं आर्टिकल 19 के तहत। दोस्तों कुछ सीमा है, कुछ मर्यादा है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक और कितना बोलने की स्वतंत्रता है ना। यस, जैसे कि अगर आपके घर में दो व्यक्ति हैं, आपके पास पिताजी और आप, तो आप दोनों में अगर किसी बात को लेकर बहस है, तो दोस्तों आप बहस भले कर रहे हैं, आप लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं, मगर आपको किन शब्दों का प्रयोग करना है पिताजी के प्रति, वो सीमा है ना। यस, कि आप उनके साथ गाली गलौज नहीं कर सकते, बहुत ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। हाँ, भले आप अपना बात रखिए उनके सामने, वो गलत है उनको गलत भी बोलिए, मगर आप बदतमीजी नहीं कर सकते ना। बस वैसे ही दोस्तों विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, लोगों को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता मिले, यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। दूसरा क्या है? विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कि हर व्यक्ति को अपना विश्वास, चाहे हिंदू में रखना हो, चाहे मुस्लिम में रखना हो, सिख में रखना, ईसाई में रखना हो, उसको उसके विश्वास की स्वतंत्रता हो, उसको उसके धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो, उसको अपने पूजा पाठ उपासना करने की स्वतंत्रता हो। यस, कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार, अंतःकरण मतलब अपने अंदर मन से, अंतर आत्मा से, किसी भी धर्म के अनुरूप मान्यता व उपासना के पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं तथा मूल्यों में विश्वास रख सकते हैं। मतलब अगर आप मुस्लिम हैं मगर आपको अंतर से मन करता है कि आपको हिंदू देवताओं में ज़्यादा विश्वास है, तो आप हिंदू में कन्वर्ट हो जाइए अपने मन से। अगर आप क्या रहे हैं तो वो इलीगल नहीं है, मगर अगर आपको कोई लालच लोभ दिलवा करवा रहा है तो वो इलीगल है। अगर आपको कोई क्रिश्चियन लालच लोभ देख के करवा रहा है तो गलत है। आप खुद से अपनी इच्छा से बन रहे हैं तो गलत नहीं है। इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज पकड़ाए जाते हैं जो लोगों को लालच लोभ दे के, पैसे का, सरकारी नौकरी का, उनको हिंदू से क्रिश्चियन बनवा रहे हैं। आप देखते होंगे, सब न्यूज़ आता हो। यस, तो इलीगल है दोस्त। कोई भी धर्म किसी भी धर्म के लोगों को अगर इलीगल तरीके से कन्वर्ट करवा रहा है तो इलीगल है। और कोई व्यक्ति, अगर मैं हिंदू हूँ मगर मुझे अल्लाह के सामने सर झुकाना पसंद है, तो ये इलीगल नहीं है, क्योंकि मेरे खुद की मान्यता है, मेरा खुद का विश्वास है और मुझे मेरे विश्वास की मान्यता की स्वतंत्रता है। आइए, और ये बात वही आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दी हुई है, स्वतंत्रता की बात। ठीक, ये देखिए माइक वेक बना ना, कि माइक वेक में आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ताला है, एक सीमा है आपके बोलने की। आते हैं तीसरा, सर न्याय, स्वतंत्रता, फिर समानता था, समानता या समता। तो आगे देखिए इक्विटी या समता, अर्थात हमारे समाज के किसी भी वर्ग के लिए, चाहे नीचे वर्ग का आदमी, चाहे ऊपर वर्ग का आदमी, जिसको भी आप जो मानते हैं, नीचे वर्ग क्या होता है, जिसको भी आप मानते हैं, उसमें से किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार की अनुपस्थिति हो, अर्थात किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार ना मिले, किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर, किसी भेदभाव लिख दिया है, वो छोड़ दीजिए, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध हो। अब यहीं पे एक बात हो जाता है, सर जब इतना आप समानता का बात पढ़ा दिए, ज्ञान पढ़ा दिए, तो सर फिर लोगों को आरक्षण क्यों देते हैं?
अरे भैया आरक्षण दिया ही इसलिए जाता है कि व्यक्ति आपके समान हो सके। क्योंकि देखिए आपके परदादा लोग शुरू से बहुत संपत्ति वाले थे मान लीजिए, तो अब अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाए, वो अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाए, वो आपको अच्छा पढ़ाए, ठीक है। और किसी के दादा ही एकदम अनपढ़ गंवार है तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, तो उनको अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, तो आपका स्तर यहाँ पे है, उनका स्तर यहाँ पे। तो अब इनको अगर मैं आपके समान करना है तो आपको तो नीचे नहीं खींचूंगा, चल तू पढ़ लिया तो अब अनपढ़ हो जा, आप तो वहीं पे रहेंगे। मगर इनको तो भैया मैं आरक्षण देके धीरे 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 ऊपर उठाऊंगा, तब तो जाके दोनों आप समान होंगे ना। बस समान करने के लिए तो दोस्तों आरक्षण जरूरी है। और दोस्तों इसीलिए ही सरकार अब तक आरक्षण रखी हुई है, मगर आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन पर थोड़े सुधार की आवश्यकता जरूर है कि अब आपके जातीय वर्ग के आधार पर आपको आरक्षण नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात भी सच्चाई है ना। क्योंकि आज एसटी का हक मानने वाला एसटी है, और एससी का हक मानने वाला एससी, ओबीसी का हक मानने वाला ओबीसी है। कैसे? एक एसटी में दो व्यक्ति समझिए, एक गरीब व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। एक व्यक्ति पढ़ लिख के कलेक्टर बन गया मगर एसटी है, और अब फिर उसके बेटे को पढ़ा लिखा दी कलेक्टर देखिए, अपने बच्चे को अच्छे स्तर पढ़ाया, और उसके बेटे को फिर एसटी का आरक्षण मिल गया, वो फिर कलेक्टर बन गया। तो दोस्तों अगर जब ये व्यक्ति कलेक्टर बना तो यहीं पे अगर ये आरक्षण त्याग था, आरक्षण का एक ही सीट था, जब ये आरक्षण का सीट त्याग देता खुद के लिए, जब खुद बन गया तो अपने बेटे के लिए तो त्याग देता, तब तो नीचे गरीब के बच्चे को मिलता ना। अर्थात एसटी के गरीब एसटी के बेटे का हक या बेटी का हक पढ़े लिखे एसटी के बेटा और बेटी ही ले रहे हैं, तो यही चीज़ तो नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि दोस्तों गांव का जो गरीब एसटी वर्ग है, एससी वर्ग है, जनजाति वर्ग है, जाति वर्ग है, दोस्तों पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कहाँ मेरे लिए क्या फ़ायदा है सरकार द्वारा। तो ये ऊपर उसी वर्ग के ऊपर के पढ़े लिखों की जिम्मेदारी बनती है कि छोड़े अपने बेटे को आरक्षण ना दिलाए, और ये खुद जाके अपने नीचे वर्ग को जाके शिक्षित करे, बताए कि काका यहाँ पे आरक्षण है, अपने बेटे को इस चीज़ की तैयारी कराओ, इतना % लाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। मगर नहीं, लालच आ जाता है सबके मन में, और लालच के तहत वो अपने बेटे को ही आरक्षण दिलवाता है, अपने नीचे वर्ग के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं। इसलिए आज एसटी का दुश्मन एसटी, एससी का एससी और ओबीसी का ओबीसी दुश्मन है। इसीलिए इस स्तर पे सुधार होकर के दोस्तों आज आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पे आरक्षण देना चाहिए। क्योंकि भूख दोस्तों, कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है तो उसका भूख जात पात धर्म जाति नहीं देखती, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे उसको आरक्षण मिले। आइए, तो आरक्षण जरूरी है, मगर उसका रूप अब आपका आर्थिक आधार पे होना चाहिए। और इसी तहत ही सामाजिक नागरिक समानता अर्थात समाज में नागरिकों को समान करने के लिए अनुच्छेद 14 से 18 तक है। क्या क्या है सब हम बाद में आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। अनुच्छेद आप पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं यार, एक अनुच्छेद आप पढ़ेंगे। यस सर। तो बोल देगा कभी समानता के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 14 से 18 हैं। फिर राजनीतिक समानता, तो उसके अनुच्छेद 326 है। वही क्या समानता सर, कि लोगों को वयस्क मताधिकार, अर्थात जो व्यक्ति वयस्क हो गया उसको वो मत देने का अधिकार, यही था आर्टिकल 326। यस, ये भी आ गया आपका समानता के लिए, कि सभी वर्ग जाति के लोगों को समान अधिकार है वोट देने का, वो उनका राजनीतिक समानता का अधिकार है। आर्थिक समानता अर्थात अनुच्छेद 39, कि सभी वर्ग जाति के लोगों को समान काम के लिए समान पेमेंट मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये उनकी आर्थिक समानता का अधिकार है। आता है दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, किसके लिए, शिक्षक सहायक शिक्षक एग्जाम के लिए या सभी एग्जाम के लिए, मैं तो बोलता हूँ। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित समता का क्या अर्थ है। तो समता का क्या अर्थ है मेरे दोस्त? सर समता का अर्थ है, भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है, नहीं, व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है, मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान हो। तो इनमें से समता का अर्थ क्या है? तो सर समता का अर्थ आपको पता है कि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान हो, यही तो उसके लिए समानता का मतलब है। यस, तो आंसर हो गया डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 क्या बोलता है? वयस्क मताधिकार का बात करता है। और वयस्क मताधिकार क्या है सर उसका? वह उसकी राजनीतिक समानता है। तो आंसर हो गया, देखिए आपको पढ़े 326 में क्या वयस्क मताधिकार, मैं उसको घुमा कैसे पूछा है, राजनीतिक समानता। तो अनुच्छेद 326 राजनीतिक समता से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुई बात है आपको? यस। आगे बढ़ते हैं सर। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हमारा संविधान भारत के नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता समानता, उसके बाद बंधुता था, बंधुता। तो न्याय स्वतंत्रता, आप समानता पढ़े, अब देखिए बंधुता आप पढ़ रहे हैं। बंधुत्व अर्थात फ्रेटर्निटी, मतलब बंधुत्व का अर्थ क्या होता है सर? बंधुत्व का अर्थ ही है भाईचारे की भावना, अर्थात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई,
आप किसी भी धर्म, वंश, लिंग, जाति, मूल वंश किसी के भी हो, आप सब में अगर आपस में भाई भाई की भावना है, हम सब एक परिवार है, हम सब एक ही हैं, दोस्तों आपके में बंधुत्व की भावना है, भाईचारे की भावना है। और ये भी चीज़ सुनिश्चित करना हमारे देश के संविधान के द्वारा दिया हुआ उद्देश्य है। तो समता, जब आपको समता मिलेगी, समानता मिलेगी, सभी लोगों को समानता मिलेगी, तभी आप आत्मसम्मान के साथ जी सकेंगे। जब आप देखेंगे क्या कह रहे, मैं तो गरीब हूँ, अरे वो तो अमीर है, मगर हम दोनों को समान रूप से ट्रीट किया जा रहा है। अगर मैं लाइन पे खड़ा हूँ किसी मूवी टिकट के और अमीर भी के बराबर खड़ा है, मैं मंदिर की लाइन पे खड़ा हूँ, अमीर व्यक्ति भी खड़ा है, गरीब भी खड़ा है एक ही लाइन में, तब क्या लगेगा? आपको लगेगा हाँ अब मैं समान हूँ, अब मैं एक बराबर हूँ, समान हूँ। तो जब लोग समान होंगे तभी लोगों में क्या आएगा कि तभी लोगों में आत्मसम्मान जगेगा कि हाँ मुझे भी अब अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है, लोगों का आत्मसम्मान ऊँचा होगा। यस, तब लोग आत्मसम्मान का मतलब क्या है कि आप आत्म माने खुद का सम्मान करने लगेंगे कि अब सरकार हम में अंतर नहीं कर रही है, गरीब अमीर को एक लाइन में खड़ा की है, तो मैं खुद अपने आप को क्यों गरीब मान के नीचे सोचता हूँ। अर्थात आपके में आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी। आत्मसम्मान की भावना, आत्म मतलब खुद का सम्मान करने लगेंगे आप। और जब अपने आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी तभी ही तो आप हिम्मत करके बोलेंगे, और भाई साहब, उस अमीर व्यक्ति से गरीब बोल रहा है, और भाई साहब आप कहाँ से हैं? तो वो भी बोल रहा है, कोई सम्मान मानता है क्योंकि मैं यहाँ था, दिल्ली से आया था भैया, आप कहाँ से आए? हाँ, तो आपके में भाईचारे की भावना बढ़ेगी। अरे आप यहाँ शहर में नहीं हैं, मैं तो यहाँ डेली हूँ, चलिए आपको घुमाता हूँ मेरे शहर। तो अब भाईचारे की भावना बढ़ गई, और तभी आप में जब भाईचारे की भावना बढ़ेगी, आप जाएंगे उसको घुमाने, साथ में गुपचुप खाएंगे, फिराएंगे उड़ाएंगे, तो क्या बोलेंगे? आप भी मेरे यहाँ आइए, मैं भी आपको अपना शहर दिल्ली घुमाऊंगा। तो आपके में क्या हो गया? आप लोग एक हो गए। तो आपके में एकता, भावनात्मक रूप से आप जुड़ चुके हैं। एकता का मतलब ये है कि आप भावनात्मक रूप से जुड़ गए। भाईचारे की भावना तो भैया आपको भौतिक रूप से जुड़ा हुआ है, मगर एकता की भावना, हम एक हैं, तो भावनात्मक रूप से आप जुड़ जाएंगे तो आपका एकता कहलाएगा। और दोस्तों जब आप एक हो जाएंगे तो आपको कोई भी अलग अलग टुकड़ों में बांट नहीं पाएगा। वो अमीर था, आप गरीब थे, वो हिंदू था, आप मुस्लिम थे, तो आपको कोई भी टुकड़ों में बांट नहीं पाएगा। अर्थात आप अखंडित रहेंगे। खंड करना माने टुकड़े कर देना, मगर अखंड रहना मतलब इससे कोई टुकड़ा ना कर सके। इसलिए तब आप जब एक हो जाएंगे तो आप अखंडता की ओर आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात भौगोलिक रूप से जुड़े रहेंगे। अर्थात आप कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि मुझे गुजरात एक अलग राज्य चाहिए, पंजाब अलग राज्य चाहिए, हैदराबाद अलग राज्य चाहिए, जम्मू कश्मीर अलग राज्य चाहिए। नहीं, हम सब आपस में इमोशनली तौर पे, भावनात्मक रूप में अब जुड़ चुके हैं, तो हम सब साथ साथ रहना चाहते हैं। अर्थात हम में से कोई भी अपने अलग अलग खंड नहीं करेगा, हम सब अखंड रहेंगे, बिना खंड हुए रहेंगे। तो ये अखंडता है दोस्तों। प्रस्तावना से जुड़े विवाद। अब प्रस्तावना से जुड़े कुछ विवाद भी हैं मेरे दोस्त, इन विवादों को भी आप जान लीजिए, इससे बनते हैं क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में। ठीक, आइए इसको भी जान लेते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ये प्रस्तावना को लेकर के बहुत बड़ा विवाद, और इस पे क्वेश्चन आता भी है कि बताइए, मैंने भी आपसे पूछा था इससे पहले एक वीडियो में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, बताइए। क्योंकि मैंने बोला था प्रस्तावना संविधान का कोई भाग नहीं है ना, बोला था ना। प्रस्तावना संविधान का कोई अनुच्छेद नहीं है, ना अध्याय नहीं है, ना खंड नहीं है। प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ये विवाद आ गया हमारे भारत में। और ये विवाद कह रहे हैं कब आया? ये विवाद आया सबसे पहले बेरुवारीवाद पे। कब? बेरुवारीवाद कब? 1960। ये पूछ सकता है कि बेरुवारीवाद कब आया? तो 1960 में। किस चीज़ को लेके आया था? इस चीज़ को लेके आया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। उसके बाद आया था केशवानंद भारती तो 1973 में, फिर LIC ऑफ इंडिया है तो 1995 में, इसी बात को लेकर के। अब इसको आप हल देखिए ताकि आपको पता हो कि आज हमारा प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, आज आपको पता चल जाएगा। पहले देखिए 1960 में जाइए आप। 1960 में प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, यह विवाद था। अब इस विवाद का निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी मात्र है। अर्थात जो संविधान निर्माण करने वाले निर्माता थे, उनके क्या विचार थे हमारे संविधान के प्रति, उनके विचारों को जानने की बस कुंजी है, की है ये प्रस्तावना। अर्थात यह सरकार को कोई शक्ति नहीं देती, प्रस्तावना सरकार को कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है, तथा यह संविधान के सामान्य प्रयोजन को दर्शाती है। अर्थात इस संविधान के सिर्फ सामान्य रूप को दर्शाती है, इससे सरकार को कोई शक्ति नहीं मिलती। इसका मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। मतलब क्या सर, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? अरे रुकिए, तो इस समय बोल दिया किसने, तो पूछेंगे आप बेरुबारी वाले का रिजल्ट क्या आया? उसने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर वाद आया बाद में, कब? 60 के बाद 13 साल बाद 1973 में। कब किन्होंने लाया? केशवानंद भारती जी ने लाया।
ये 2 बार लाएंगे, इसी टाइम पे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा केशवानंद भारती जी ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं बताइए। तो उस समय फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदल दिया और कहा कि जब हम संविधान में उलझ जाते हैं, जब संविधान का कुछ ही मुद्दे पे हम संविधान फंस जाते हैं, तब प्रस्तावना ही हमें मार्ग दिखाती है, या प्रस्तावना के दर्शन को आधार बनाकर हम संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। तो संविधान आपकी जो प्रस्तावना आप देख रहे थे ना, उसमें ही जो बिंदु, उन्हीं बिंदुओं को हम आधार बना करके ही फिर सारी समस्याओं से बाहर आते हैं। अर्थात संविधान की सारी समस्याओं का जड़ कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वो उसकी प्रस्तावना है, अर्थात वह उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये बोल दिया गया केशवानंद भारतीवाद में। तो ये बात याद रखिएगा, पहले संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं था बेरुवारीवाद से पहले, या उसके बाद केशवानंद भारतीवाद के बाद ही प्रस्तावना संविधान का अंग बना। इसलिए केशवानंद भारतीवाद 1973 बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आया LIC ऑफ इंडिया 1995, फिर इसने वाद उठाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं बताइए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम संविधान में उलझ जाते हैं, तब ऊपर की बात को सेम टू सेम, तो प्रस्तावना हमें मार्ग दिखाती है, या प्रस्तावना के दर्शन को आधार बनाकर हम संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, अर्थात प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो सेम वही केशवानंद भारती जी वाली बात को फिर से आपके सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया LIC ऑफ इंडिया 1995 में। तो आपको तीनों वाद याद रखने हैं, तीनों क्वेश्चन याद रखना है, 60, 63, 72 और फिर 95। यस, और तीनों का मुद्दा याद रखना है कि कब प्रस्तावना संविधान का अंग बना, 73 में केशवानंद भारतीवाद में। मगर केशवानंद भारती जी के यहीं पे रुक गए नहीं, फिर दूसरा क्वेश्चन ले आए वो कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, चलिए आप बोल दिए अंग है, तो क्या हम प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं। तो अगर संविधान के सारे अंगों में संशोधन तो हो सकता है, तो जब प्रस्तावना संविधान का अंग है तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है कि नहीं बताइए। तब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं, ये बात किया किन्होंने, सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था यही बात। इसमें याचिकाकर्ता का तर्क था कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान का मूल तत्व विद्यमान है। और इनका कहना था केशवानंद भारती जी का कि भैया प्रस्तावना में हम अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रस्तावना में सारे आपके मेन स्ट्रक्चर पूरे संविधान का, तो उसको कोई बदल नहीं दे, कोई उसको बदले मत ना। तो बस वही बोल रहे हैं कि क्योंकि प्रस्तावना में संविधान का मूल तत्व विद्यमान है, इसलिए संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। ये किन्होंने कहा, केशवानंद भारती जी ने। फिर इनके मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है या भाग है, इसलिए इसमें संशोधन हो सकता है, परंतु शर्त है कि मौलिक ढांचे का उल्लंघन न हो। तो अगर जिनको संशोधन करना, संशोधन तो करे, मगर बिना प्रस्तावना के मौलिक ढांचे को छेड़छाड़ किए बगैर। अब उसका मौलिक ढांचा क्या है, अर्थात उसका जो उसका मूल ढांचा भी आप देख रहे हैं, उसके जो भावार्थ है कि देश को कैसा रूप में देखना चाहता है, उस ढांचे को ना बदल दे, उस दृष्टि को ना बदल दे, उस विचार को ना बदल दे। तो मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या निकला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो हाँ है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। केशवानंद भारतीवाद याद रखेंगे। मौलिक ढांचा क्या, देखिए वही मौलिक ढांचा समझ लीजिए। इससे अभिप्राय है कि वे सभी तत्व जो किसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए बेहद अनिवार्य हैं, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत अनिवार्य हों, जिसको समय समय पर अपने निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है, जैसे लोकतंत्र मौलिक ढांचा का हिस्सा है, गणतंत्र मौलिक ढांचे का हिस्सा है, आर्टिकल 14 मौलिक ढांचे का हिस्सा है, और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ों को सरकार ने मौलिक ढांचे में सम्मिलित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचा परिभाषित नहीं किया जा सकता, कि मूल ढांचे को हम परिभाषित नहीं कर सकते कि क्या है, इसको परिभाषा में नहीं बांध सकते, क्योंकि जैसे जैसे समाज का रूप बदलेगा, देश का रूप बदलेगा, उस हिसाब से मौलिक ढांचा भी अपने आप में बदलता जाएगा। हाँ, इसलिए इस ढांचा को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। यह गत्यात्मक अर्थात एक गति में रुका हुआ चीज़ नहीं है कोई ढांचा, वो परिस्थितिजनक अवधारणा है। अर्थात मूल ढांचा एक गत्यात्मक माने गति में रहने वाला, और परिस्थितिजनक अवधारणा है कि जब जैसी परिस्थिति वैसा उसका मूल ढांचा। केशवानंद भारतीवाद कब आया था, 1973 में आया था। लीजिए बात खत्म। सी आया भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन, शिक्षक सहायक शिक्षक बोला ना यार, जब पढ़ लेंगे आप एक बार, सोचिए हम प्रस्तावना में ही अभी चल रहे हैं, 1-1.5 घंटे से हम प्रस्तावना में ही पूरा घूम रहे हैं। सोचिए आप तो किस स्तर पे हम पढ़ते हैं संविधान को, और कैसे उस स्तर का क्वेश्चन आएगा तो हमसे छूटेगा कैसे, छूटेगा ही नहीं। देखिए आप सब बन रहा है। केशवानंद भारतीवाद किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से नहीं, संविधान की प्रस्तावना से यस, मौलिक अधिकार से नहीं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंध नहीं,
भारत की संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं कौन? केशवानंद भारतीवाद 1973। तो बी हो गया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती के। तो आप सोच लीजिए आपको किस दिशा में पढ़ाई करना चाहिए और किस दिशा में नहीं, और किस स्तर पर हम जाके पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या दी गई है? तो भाई भारतीय संविधान के किस भाग को? तो उसके प्रस्तावना को ही आत्मा कहा है। किन्होंने कहा था? ये अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले तो याद रखिएगा आंसर इसका आत्मा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहते हैं? तो आप बोलेंगे ए, प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। और ये प्रस्तावना को उसकी आत्मा किन्होंने कहा था? तो आप बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कही थी, और हिदायतुल्लाह जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिदायतुल्लाह जी ने, दोनों ने ही प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कही थी। मगर कभी क्वेश्चन हट के पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कही थी? तो उन्होंने कही थी आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। उन्होंने प्रस्तावना को आत्मा नहीं कहा था भीमराव अम्बेडकर साहब ने। किन्होंने कहा था? जवाहरलाल नेहरू साहब और हिदायतुल्लाह साहब ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कही थी। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है ना। तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और नहीं तो थोड़ा सा लिखवाई देता हूँ उस चीज़ को भी। आइए लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे आप कि भैया क्या लिखना है आपको? प्रस्तावना को आत्मा लिख लीजिए ना। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था? किसकी? संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो लिख लीजिए इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और दोस्तों कहा था मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने। ठीक, याद कैसे रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हृदय से प्रस्तावना को आत्मा कहा था, याद रह गया। और दोस्तों अगर बोल दे कि आत्मा ही, संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है अम्बेडकर जी का नाम ले ले। तो इन्होंने संविधान की आत्मा कही है किसको? आर्टिकल अनुच्छेद 32 को, जिसमें आप पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। आप धीरे धीरे आगे सब पढ़ेंगे, हल्का फुल्का जाने रहिए ऊपर ऊपर। अर्थात जो भी आपके संवैधानिक अधिकार हैं, अगर वो आपसे कोई छीन लेता है तो आइए उसको उपचार करवाइए, उसको फिर से ठीक करवाइए। अर्थात अगर आपके मौलिक अधिकार को कोई आपसे छीन लेता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा करके अपने मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए, पुनः बहाली के लिए फिर से वहाँ पे गुहार लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा पाई, क्योंकि इसी के तहत ही अपना मौलिक अधिकार आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कोई आपसे अधिकार आपको छीने तो आप चल जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और आपको अपने अधिकार के लिए वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं। क्लियर? यस। चलिए मेरे दोस्त, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। और इसी बात पे जो हम पढ़े हैं जितनी भी चीज़ों को, उसको आप संविधान की प्रस्तावना के रूप में देख लीजिए। हाँ, ये देखिए सर, आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा सर कि पूरे संविधान का स्रोत किस में है, शक्ति किस में निहित है? तो हम भारत के लोगों में नहीं, भारत के लोगों में निहित। और ये जो हम भारत के लोग हैं, ये हमने किसके संविधान से लिए? तो हमने लिया था अमेरिका के संविधान से। वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने किससे लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। हमारे प्रस्तावना की भाषा किससे ली? हमारे प्रस्तावना की अगर भाषा बोलेगा, भाषा, प्रस्तावना में लाइन किससे लिए? तो अमेरिका से। हमारे प्रस्तावना की जो भाषा है हम किससे ली? तो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि हमने संविधान में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे देशों से ली है। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हम भारत के लोग भारत को हम कैसा देखना चाहते हैं? भारत में शासन, उसका स्वरूप कैसा हो? तो आपसे पूछे भारत में शासन का स्वरूप कैसा हो? तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो हमारे यहाँ का शासन, पंथ निरपेक्ष हो हमारा शासन, लोकतंत्रात्मक हो, और हमारे यहाँ का गणराज्य हो हमारे यहाँ का शासन। तो हमारे शासन का स्वरूप यही है दोस्तों। ठीक, तो पहला एक ये बिंदु कि पूरा शक्ति स्रोत किसमें निहित है? भारत के लोगों में। दूसरा, शासन का स्वरूप कैसा है? तो ये दूसरा बिंदु निहित है। तीसरा आते हैं
तथा इसके समस्त नागरिकों को, हमारे संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को क्या चीज़ प्राप्त है? तो समस्त नागरिकों को प्राप्त है क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समानता या समता और दोस्तों आपका बंधुता। फिर न्याय में कौन सा न्याय? न्याय में सबसे पहला न्याय सर आपका सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय, जो आप पढ़े हैं मुझसे। स्वतंत्रता में कौन सी सर? सबसे पहला स्वतंत्र आपको विचारिक स्तर पर स्वतंत्र होना होगा, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समानता किसमें सर? प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता। और दोस्तों उसके बाद इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें उन सब में व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के भी आपको क्या उद्देश्य, क्या हमारे संविधान का उद्देश्य क्या आपको देखिए उद्देश्य सर ये है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया उद्देश्य। पूरा समस्त नागरिकों को क्या देने का उद्देश्य है? ये सब न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता देना उद्देश्य। और उसके बाद हमको चौथी जानकारी जो मिलती है अपने, ये पहली जानकारी, ये दूसरी जानकारी, तीसरी और ये चौथी जानकारी है कि हमने संविधान कब अपना पारित किया, कब हमारा संविधान रेडी हुआ। तो आज संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी M2 से मिति मार्गशीर्ष S2 से शुक्ल सप्तमी को हटा करके षष्ठी कर देता है, तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत। कौन सा संवत है? विक्रम संवत। याद रखिए इसमें खेल देता है पूरा गेम, विक्रम संवत की जगह कोई दूसरा संवत देता है, तो विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, मैंने अपना अंग बना लिया, हमने उसको संविधान को अपना अंग मान लिया है। अधिनियमित मतलब इसमें हम वाद विवाद विचार करके ही कोई निर्णय पे पहुंचते हैं, और दोस्तों आत्मर्पित मतलब अपने ही आत्मा पे, मैंने खुद के ऊपर हम लागू करते हैं। यही चीज़ है दोस्तों हमारे पूरे प्रस्तावना का रूप। हमको प्रस्तावना से यह 4 चीज़ लागू होने की तिथि, चौथा तो हमको तिथि, उसका उद्देश्य, उसका स्वशासन का स्वरूप और उसका स्रोत कौन है, उसका पूरा शक्ति किसमें निहित है? जनता में। ये 4 चीज़ें हमें पता चलती है प्रस्तावना से, और इसमें आप हर एक शब्द का मतलब आप सीखे हैं मेरे दोस्त, तो आप समझ पा रहे हैं। जिसको प्रस्तावना को हम इतनी गहनता से सीखे हैं, तब सोचिए हम पूरे संविधान को किस स्तर पर पढ़ने वाले हैं। और आप देखिए सिर्फ प्रस्तावना से कितने सारे क्वेश्चन आपके पीछे आपके बने हैं। यस सर, हम देखें। चलिए मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद।